अब इस वीडियो के अंदर हम जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के अंदर जो किस तरीके के ग्रुप थे, किस तरीके के लोग थे, खास तौर से जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म के अंदर किस तरीके से ग्रुप थे और कितने ग्रुप थे, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर साथी बात करेंगे। और यही ग्रुप आगे चल के विचारधाराओं में परिवर्तित हुए। तो हम इस जो ये समझ था, इस समझ को हम इस वीडियो के अंदर साथी कवर करेंगे। तो साथी हम चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। 1885 के पहले भी संगठन थे। मैं जब आगे राष्ट्रीय आंदोलन कवर करूंगा तो उसमें उस आंदोलनों को भी कवर करूंगा। कांग्रेस सीधी नहीं बनी, कांग्रेस के पहले भी बहुत सारे संगठन बने। उसके बाद उसी प्रक्रिया, विकास का जो क्रम था, उसी विकास के क्रम में फिर कांग्रेस बनी। तो कांग्रेस बनने के बाद की जो स्थिति है उसको साथी हम समझ रहे हैं। तो साथियों, 1885 में कांग्रेस बनी। कांग्रेस बनते ही हमने जैसे कहा कि कांग्रेस में बहुमत जो साथी थे वो हिंदू थे। सर सैयद अहमद ने इसको हिंदुओं का संगठन कहा था। इसलिए मुसलमानों की जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसकी भागीदारी शुरुआत में कांग्रेस में नहीं थी, ये हमको समझना है। और मुस्लिम जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसने कांग्रेस का विरोध किया था और हिंदुओं का संगठन इसको कहा था। अब इसके बाद साथी हमको समझना है कि कांग्रेस के अंदर भी दो धड़े थे। एक धड़ा वो था जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता था, जो अंग्रेजों ने जो अवधारणा दी थी कि हमारे देश के अंदर सारे धर्म के जो राष्ट्र हैं उनको खत्म करके ये कानून का राज कायम किया था। कानून के राज के अंदर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा दी थी कि सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म से जियो रहो, मगर राजनीति से धर्म अलग होगा। इस जो अवधारणा अंग्रेजों ने 1857 के बाद दी थी, ये ग्रुप था कांग्रेस के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को लेके चल रहा था। इसी के अंदर साथियों दूसरा जो ग्रुप था वो था जो हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहते थे, जिनके अंदर जिनकी समझ ये थी कि नहीं, ये सामूहिक राष्ट्र नहीं, ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम सनातन से यहाँ हिंदू धर्म का रहा है और हिंदू धर्म का ये भूमि है, पुण्य भूमि है, इसलिए हमको हिंदू राष्ट्र कायम करना है। हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए वो कांग्रेस के साथ में थे कि कांग्रेस के साथ आगे बढ़ करके अंग्रेजों से आज़ादी लें और अंग्रेजों से आज़ादी लेने के बाद हम हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे। तो इस अवधारणा के सोच के लोग भी इसमें शामिल थे। ये दो बहुत ही प्रमुख विचारधारा हैं जिसको हमको ध्यान रखना है। और हम कांग्रेस में पाते हैं कि कांग्रेस के जितने भी आंदोलन चल रहे थे उन आंदोलनों में ये दोनों तथ्य अलग अलग दिखते हैं साफ साफ। ये मैं आपको जब कांग्रेस का इतिहास समझाऊंगा उसमें आपको कवर करूंगा। उसमें कई उदाहरण हैं ऐसे जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक वर्ग जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है, वो एक वर्ग जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की तरफ जा रहा है। तो ये दो वर्ग की अवधारणा कांग्रेस के अंदर शुरुआती दौर से शुरू हुई थी। ये प्रमुख बात है जिसको हमको ध्यान रखना। दोनों अवधारणाओं का टकराव हुआ आखिरी तक, जो हमको आगे मिलता है। एक चीज और समझना है जो साथी वर्गीय स्थिति है कि कांग्रेस जो बनाई गई थी ये कुलीन वर्ग की पार्टी थी। ये अमीरों का संगठन था। इसमें जो लोग थे वो अमीर घराने से लोग थे। ये सारे ब्रिटेन से, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। तो इसके अंदर नॉर्मल आदमी नहीं थे और ये आम जनता की हितों की शुरुआत में कोई बात नहीं करते थे। शुरुआती दौर की जो कांग्रेस है उनका काम केवल जो राजे महाराजे हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो कुलीन तंत्र है, उनके लिए जो समस्याएं हैं उनके लिए वो बात करते थे। समझना है कि ये कांग्रेस जो है कुलीन वर्ग की पार्टी थी और इसमें चाहे वो धर्मनिरपेक्ष सोच वाले लोग हों या हिंदू राष्ट्र वाले सोच वाले लोग हों, दोनों पक्षों में कुलीन वर्ग के लोग शामिल थे और दोनों पक्षों का लक्ष्य कुलीन वर्ग के लोगों के हित थे। ये हमको ध्यान रखना। यहाँ दोनों में एकता थी और आम जनता का कोई भी व्यक्ति इस कांग्रेस में नहीं था और न कांग्रेस जैसे संगठन में शामिल हो सकता था। दूसरा एक बात और ध्यान रखना जो सामाजिक रूप से है कि हिंदू धर्म के अंदर भी जो उच्च जाति और निम्न जाति का भेद था, उसमें कांग्रेस के अंदर अधिकतर लोग उच्च जाति के थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन्हीं जातियों के लोग थे कांग्रेस के अंदर। और जो शूद्र थे, जो पिछड़ा वर्ग की जातियां थी, इनको उस समय राज करने का या इस तरीके के सामाजिक बड़े काम करने का अधिकार ही नहीं था। तो हमको ध्यान रखना शुरुआती दौर में कि कोई भी
नेतृत्व नहीं था जो शूद्रों का नेतृत्व करता हो कांग्रेस के अंदर। इसलिए ये कुलीन वर्ग की पार्टी थी, कुलीन वर्ग के लोगों का इसमें आधिपत्य था और कुलीन वर्ग के लोगों के लिए ये काम करते थे। इसमें जो मेहनतकश वर्ग है, आम जनता है, उसके हितों से कोई लेना देना इनको नहीं था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। आगे कहा गया है कि ये कांग्रेस शुद्ध रूप से राजा महाराजे, रियासतों के राजा, जमींदार, बड़े बड़े जो व्यापारी थे, पूंजीपति घराने थे, औद्योगिक घराने थे, शुद्ध रूप से उनका संगठन था। और अंग्रेजों के साथ जो व्यापार हो रहा था, अंग्रेजों के साथ पढ़ लिख करके जो भी फायदा मिल रहा था, उसका फायदा इस वर्ग ने लिया। ये हमको ध्यान रखना है। और इसको हम देखते हैं कांग्रेस के विकास क्रम को। आगे चल करके ये टकराव होते रहे दो ग्रुपों के बीच में। वो आगे चल करके नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस बटी थी। नरम दल और गरम दल। तो हम ये देखते हैं कि नरम दल के अंदर ये एक अवधारणा ये थी कि वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा को लेके चल रहे थे, नरम दल के लोग। और दूसरा जो गरम दल के लोग थे, गरम दल के सारे लोगों की अवधारणा हिंदू राष्ट्र की अवधारणा लेके चल रहे थे। तो इस तरीके की दो अवधारणा यहाँ नरम दल और गरम दल के रूप में भी हमको मिली। ये हमको ध्यान रखना है विचारधाराओं को। इसके आगे साथ ही हम देखते हैं कि नरम दल जो था वो एक दिशा में गया और गरम दल जो था उसके अंदर फिर एक क्रांतिकारी संगठन विकसित हुए, उनको क्रांतिकारी कहा गया। जो क्रांतिकारी आंदोलन था साथियों, उसके अंदर भी दो धाराएं थी, ये हमको समझना है। क्रांतिकारी आंदोलन में एक जो धारा थी, शुरुआत की जो धारा थी, उसमें धारा में वो क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों से भारत देश को आजाद कराना चाहते थे और हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहते थे। हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा थी, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का निरंतर विकास हुआ। ये भी आगे हम समझाएंगे जब आरएसएस की और हिंदू महासभा की विचारधारा में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी थे उसमें एक ग्रुप था जो आजादी के, अंग्रेजों से आजादी के बाद भी वो क्या चाहते थे, हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहते थे। और दूसरा जो एक क्रांतिकारी ग्रुप था उसके अंदर यह अवधारणा थी, जो रूस में जो क्रांति हुई थी, जो समाजवादी व्यवस्था दुनिया में कायम हुई थी, मार्क्स की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा से उनका लक्ष्य था कि देश अंग्रेजों से आजाद हो और हमारे देश में समाजवादी व्यवस्था कायम हो। समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए वो लड़ रहे थे। और यही ग्रुप आगे चल करके भारत देश के अंदर जो कम्युनिस्ट आंदोलन है उसका इन्होंने आधार रखा, कम्युनिस्ट पार्टी की आधारशिला रखी। और आगे चल के जो वामपंथी आंदोलन है, कम्युनिस्ट आंदोलन जो हमारे देश में है, जो आज़ादी के आंदोलन के समय में कांग्रेस के बाद प्रमुख बड़ी ताकत थी, वो कम्युनिस्टों के रूप में हमारे देश में थी। तो इस पूरे आंदोलन का आधार बना ये क्रांतिकारी आंदोलन। तो क्रांतिकारियों के जो ग्रुप है इसको भी हमको ध्यान रखना है, वो इसको हमको समझना है। उसके अलावा साथियों कुछ ग्रुप थे जो विदेशों से में काम कर रहे थे और विदेशों में आंदोलन चला रहे थे, विदेशों से सेना बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका लक्ष्य ये था कि हम कैसे भी करके भारत देश को आज़ाद करें। मगर भारत देश को आज़ाद कराने के साथ साथ सबकी एक धारणा थी, जितने विदेशों में आंदोलन हुए उनकी सबकी एक धारणा थी। और उसमें भी ये दो तरीके के ग्रुप थे। देश को आज़ाद करा करके हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहते थे, पूंजीवादी व्यवस्था कायम करना चाहते थे। दूसरे ग्रुप ये थे जो इस आंदोलन के बाद से समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते थे और जो है समाजवादी जो राज व्यवस्था है उसकी शासन व्यवस्था लाना चाहते थे। तो हमको ये ध्यान रखना है। तीसरा, कांग्रेस के रूप में जो भी धर्मनिरपेक्ष जो ग्रुप थे उनका लक्ष्य विदेशों से जो आंदोलन चाहे उनका भी लक्ष्य वही था कि वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को कायम करना चाहते थे और यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था को कायम करना चाहते थे। तो इस तरीके से साथियों ये अलग अलग बहुत सारे ग्रुप बने, ये हमको ध्यान रखना है। एक बात और समझनी है साथियों, ये ग्रुप और था जो हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म में जो उच्च जाति और निम्न जाति थी, हिंदू धर्म के अंदर दो बड़े धड़े थे। और हमको ध्यान रखना कि संख्या के रूप में जो निम्न जातियां थी उनकी संख्या ज़्यादा थी, उच्च जाति की संख्या कम थी। इसके बावजूद उच्च जो जातियां थी उनका समाज पर प्रभुत्व था।
जो निम्न जातियां थीं उनका समाज पर कोई प्रभुत्व नहीं था। इसलिए हमने आगे चल के देखा कि उच्च जाति और निम्न जाति का में जो है, जो निम्न जाति के लोगों ने भी अपनी आज़ादी के लिए, अपनी सामाजिक आज़ादी के लिए, अपनी आर्थिक आज़ादी के लिए अलग से आंदोलन किया। इसलिए हम इस आंदोलन की धारा में एक धारा ये भी देखते हैं कि कांग्रेस के अलावा हिंदू धर्म के अंदर भी निम्न वर्ग की जो जातियां थी, निम्न वर्ग की जातियों का भी एक आंदोलन चला, एक बड़ा रूप में एक ग्रुप निकला, जिस आंदोलन को चलाने के लिए पेरियार, ज्योतिबा फूले, अंबेडकर जैसे बड़े नेता हुए जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को आगे चलाया। तो हमको ये भी ध्यान रखना साथियों, इस आज़ादी के आंदोलन के बीच में निम्न जातियों के जो लोग थे उनका भी एक ग्रुप बहुत ताकतवर तरीके से बना। ये भी हमको ध्यान रखना। और जो बड़ा आंदोलन उन्होंने विकसित किया, जिस आंदोलन से हमारे देश में बड़ा असर पड़ा, बहुत सारे निर्णय हुए, उसको मैं आगे कवर करूंगा। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि निम्न जातियों का संगठन भी ताकतवर रूप से इसी विकास क्रम में चल रहा था। ये भी हमको ध्यान रखना है। इसके साथ में साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमारे देश के अंदर सिख थे, हिंदुओं का अलग राज्य की बात हो रहा था, मुसलमानों का अलग राज्य का बात हो रहा था। तो उसी समय जो सिख था, सिख समाज था, उसके अंदर भी मन में ये बात आ रही थी कि भैया जब सबका देश अलग होने वाला है तो हमारा सिखों का देश भी अलग कर दो। तो ये आज़ादी के आंदोलन तक ये चर्चा अंदर अंदर रही, मगर सिखों का जो आंदोलन है खालिस्तान बनाने का, उन्होंने खालिस्तान बनाने की मांग की थी, ये आंदोलन आज़ादी के बाद शुरू हुआ, जो 80 के दशक में बहुत व्यापक रूप में हुआ, पूरे दुनिया में फैल गया था। और उसके बाद से इस आंदोलन को इंदिरा गांधी ने ख़त्म किया, जिसके कारण से इंदिरा गांधी को उनकी जान गई। तो ये बड़ा ताकतवर आंदोलन फिर इसी सभी धाराओं के बीच में ये खालिस्तान का आंदोलन निकला था। हमको ये समझना है साथियों, विकास के क्रम में जितने ग्रुप अगर हम बनाते हैं तो ग्रुप के हिसाब से धारणाएं बनती हैं, उनके ग्रुप मेंटेन होते हैं, ग्रुप मेंटेन के हिसाब से ग्रुप के हित गढ़े जाते हैं, ग्रुप के हित समझाए जाते हैं, ग्रुप के हित बनाए जाते हैं। उसके बाद से फिर एक स्थिति आती है कि फिर ये समझा जाता है कि हमारा हित हमारा अलग ग्रुप रहने में है, सामूहिकता से वो दूर हो जाते हैं। उसी कारण से फिर ये जब ग्रुप जनरेट हो जाते हैं तो उस ग्रुप में फिर मानवता, एकता, सबका भला होना ये खत्म हो जाता है। उसके बाद से ग्रुप जो है आपस में दुश्मन बन जाते हैं। तो इस अवधारणा को भी साथी हम आगे चल के समझाएंगे। तो हमको इस बात को समझना है। इस प्रकार से साथी हमारे देश में बहुत सारे ग्रुप जनरेट हो गए थे, जिसमें मुसलमानों का एक ग्रुप बन गया था, हिंदुओं का एक ग्रुप बन गया था, हिंदुओं के अंदर 2 ग्रुप बन गए थे। 2 ग्रुप बनने के बाद से फिर जो हिंदुओं का एक ग्रुप था क्रांतिकारी वाला, उसके अंदर 2 ग्रुप बन गए थे, जिसमें क्रांतिकारी 2 प्रकार के हैं, मैंने बताया आपको। हिंदू धर्म के अंदर निम्न जाति के लोगों का एक अलग ग्रुप बन गया था। उसके अलावा सिखों के हित का एक अलग ग्रुप बन गया था। अब ये समझ लीजिए इतने सारे ग्रुप जो है हमारे देश के अंदर पैदा हो गए थे। और इस ग्रुपों को पैदा कराने में अंग्रेजों का सहयोग था, पीछे से समाज के लोगों का तो था ही, और अंग्रेजों का सहयोग था। और अंग्रेजों के सहयोग के साथ इतने सारे ग्रुपों को सबको अंग्रेज रिस्पॉन्स कर रहे थे, सबको बढ़ावा दे रहे थे, ताकि ये सारे ग्रुप ताकतवर रूप में आगे आए। और आगे आने के बाद क्या होगा, ये आपस में लड़ेंगे, वो इनको आपस में हम लड़वा पाएंगे, ताकि जो राष्ट्रीय आंदोलन चलने का स्थिति बन रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन बन रहा था, राष्ट्र की एकता बन रही थी, राष्ट्रीय चेतना पैदा हो रही थी, उस राष्ट्रीय चेतना को, राष्ट्रीय अवधारणा को और राष्ट्र की एकता को तोड़ा जा सके। तो यही अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति थी, जिसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। ये मैंने आपके सामने एक खाका प्रस्तुत किया है कि किस तरीके से पूरे अलग अलग ग्रुप बने, क्योंकि आगे चल के इन सारे ग्रुपों के अलग अलग आंदोलन हुए, अलग अलग धाराएं बनी, और इन धाराओं ने हमारे देश के आंदोलन पे भी असर डाला, हमारे सामाजिक परिस्थिति पे भी असर डाला। इसलिए इन सारे ग्रुपों के बारे में हम आगे अलग अलग समझेंगे। तो इस बात को साथी हमको ध्यान रखना है। और मैं आपको इस आज़ादी के आंदोलन का जो इतिहास है उसके वो तथ्य समझाने की कोशिश करूंगा, जो तथ्य आज तक जो इतिहासकार रहे हैं
उन्होंने इन तथ्यों को इस रूप में सही तरीके से स्पष्ट रूप में नहीं समझाया। इनके पीछे के जो गुट थे, पीछे की धाराएं थी, विचारधाराएं थी, उनको स्पष्ट रूप में हमारे सामने नहीं रखा। तो जो ये छूटे हुए सवाल हैं, जो अनसुलझे सवाल हैं, इन सवालों को इस सीरीज के माध्यम से मैं आपके सामने लाऊंगा, यही मेरी कोशिश होगी। तो ये साथी, मैंने एक मोटा खाका है जो आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि इस खाके से आपको दिमाग में एक तस्वीर बनेगी। इसके बाद से हम जो आंदोलन का शुरू करेंगे, कांग्रेस से आज जो ऐतिहासिक आंदोलन है उसको, विकास क्रम को जब हम समझाएंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। और सब दिमाग में रखोगे तो बाकी विकास क्रम आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। और दूसरा साथ एक चीज़ और समझना, इसी बीच अंग्रेजों ने एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा किया, एक दूसरे ग्रुप के प्रति अविश्वास पैदा किया ताकि इनकी एकता ना बन पाए। एक और डर पैदा किया। इसकी जो डर और लालच की थ्योरी है, मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा कांग्रेस जब हम शुरू करेंगे उसमें मैं विस्तार से समझाऊंगा। तो जो डर और लालच की थ्योरी है, इसको उन्होंने इस्तेमाल किया, इसका फायदा लिया उन्होंने और डर पैदा किया। और इसी डर के चक्कर में बहुत सारी चीजें अपने आप गुट में परिवर्तित होती गई। तो ये भी हमको समझना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको हमको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने जो डर पैदा किया, इस डर के कारण से सभी गुटों के लोग अपने अपने समाज के सुधार के लिए, अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने फायदों का लालच लेकर के वो अंग्रेजों की तरफ बढ़े। और अंग्रेजों ने उनको फिर थोड़ा सहयोग किया, जिससे उनको लगा कि हमको फायदा मिला। और जो भी गुट अंग्रेजों के इस लालच के साथ मेल नहीं होता था, उसको वो आगे नहीं बढ़ने देते, उसको डराते थे कि तुम्हारा विकास नहीं होगा। तो उस डर जो उन्होंने पैदा किया, उस डर का कारण था कि सारे ग्रुप अंग्रेजों के आगे पीछे घूम रहे थे, सारे ग्रुप अंग्रेजों की जी हजूरी कर रहे थे। ऐसे समझ लें आप, सारे ग्रुप अंग्रेजों के अधीन रह करके अपना खुद का विकास करना चाहते थे और अपने समाज का, वर्ग का, अपने गुट का विकास करना चाहते थे। इसलिए हमारे देश के अंदर बहुत सारे अलग अलग गुट बने, अलग अलग संगठन बने। इन संगठनों का, इनके गुटों का विकास का जो क्रम है, आगे मैं आपको इसको समझाऊंगा। अब इस वीडियो को साथी मैं यहीं ख़त्म करता हूं और आपसे निवेदन ये करता हूं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और आप हमारी दर्शन सीरीज के वीडियो जरूर सुनें। और भी प्ले लिस्ट पे हमारे वीडियो है, प्ले लिस्ट पे जाकर के बहुत सारे फोल्डर हैं जो सामाजिक सवालों पे हमने उठाए हैं, उनके वीडियो जरूर सुनें। और उसके अलावा इनको शेयर करवाने में सहयोग करें। आपसे बहुत ही विनम्र अपील है, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने इसको तैयार किया है। आप सबका सहयोग चाहिए कि इसको आप शेयर करवाएं, तो शेयर करवाने में सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो में अपनी मैं बात खत्म करता हूं साथी। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।